राजवंश के इतिहास के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए पहले एपिसोड में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी उन्हें बहुत संक्षेप में एक बार फिर से याद कर लेते हैं। बात 13वीं शताब्दी के शुरुआत की है, सन 1236 की है। यहाँ गुजरात में बघेलवाड़ी या व्याघ्रपल्ली के सामंत व्याघ्रदेव, जिनका मूल नाम लवण प्रसाद था, अपने दो पोतों के साथ प्रयागराज तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। उनके दो पोतों का नाम, बड़े पोते का नाम बीसल देव और छोटे पोते का नाम भीमल देव था। इन दोनों पोतों ने यहाँ कालिंजर के राजा के अधीन यहाँ पर एक छोटी सी रियासत थी, गहोरा की। इस गहोरा की रियासत पर इन दोनों भाइयों ने, लवण प्रसाद के पोतों ने, सन 1236 में कब्जा कर लिया और इस तरह गहोरा में 1236 में बघेल राजवंश की स्थापना होती है। बीसल देव वापस गुजरात चले जाते हैं और भीमल देव गहोरा में शासन करते रहते हैं। भीमल देव के वंशज ही वर्तमान बघेल राजवंश के पूर्वज कहलाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा भूगोल पर ध्यान दीजिएगा। ये चित्रकूट है, ये गहोरा है। गहोरा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में आता है और चित्रकूट जो अपने आप में एक शहर है, एक तीर्थ स्थान है, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। तो गहोरा उत्तर प्रदेश में बघेल राजवंश की स्थापना भीमल देव ने की। उन्हीं के वंशज बीरम देव ने सबसे बड़े राज्य क्षेत्र की यहाँ पर स्थापना की। उनके जमाने में ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये यहाँ तक मिर्जापुर तक, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बघेल राजवंश के अधीन आ गया। इसी समय इनकी मित्रता यहाँ जौनपुर के शर्की सुल्तानों से होती है और शर्की सुल्तानों से मित्रता होने के कारण यहाँ दिल्ली के सुल्तानों से उनकी दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि शर्की सुल्तान और दिल्ली के सुल्तानों के बीच दुश्मनी का भाव चल रहा था। हम इस समय लोधी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत पर कायम था, उसके काल तक पहुंच चुके हैं। सिकंदर लोधी ने इसी दुश्मनी के चलते इस क्षेत्र में 2 बार शासन किया। आपने देखा, बीरम देव के समय तक बघेलों के कब्जे में बांधवगढ़ आ चुका था। बांधवगढ़ एक अभेद्य दुर्ग है, लेकिन गहोरा मैदान में है। गहोरा में कोई फोर्ट नहीं है जो कि किसी बड़ी सेना से सुरक्षा प्रदान कर सके। और बांधवगढ़ बघेलों में के कब्जे में आने के बाद से बांधवगढ़ इनकी सुरक्षित राजधानी बन गया। राजधानी गहोरा ही रही। बांधवगढ़ एक फोर्ट के रूप में था, लेकिन जब कभी भी खतरा पैदा होता था, बघेल राजा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांधवगढ़ चले जाया करते थे। सिकंदर लोधी ने 1492 में कंतित अर्थात मिर्जापुर पर आक्रमण किया। मिर्जापुर उस समय बघेल राजाओं के अधीन हुआ करता था। 1494 और 1499 में उसने बांधवगढ़ पर आक्रमण किया। 1494 में तो बांधवगढ़ के आसपास के घने जंगलों में सिकंदर लोधी की सेना खो गई। ज्यादातर सैनिक भूख प्यास से मर गए, लगभग सारे घोड़े मर गए। लौट करके कुछ ही सैनिक वापस दिल्ली पहुंच पाए। लेकिन 1499 के युद्ध में सिकंदर लोधी को विजय हासिल हुई और इसके बाद 1499 में ये जो युद्ध सिकंदर लोधी से हुआ, उसमें बघेल राजाओं का नेतृत्व, बघेल राजाओं की सेना का नेतृत्व वीर सिंह देव कर रहे थे, जो अभी राजा नहीं बने थे, युवराज थे।
इस युद्ध के बाद वीर सिंह देव सन 1500 में शासन बनते हैं। 1500 से 35 तक वीर सिंह देव का शासन रहा है। वीर सिंह देव आप कह सकते हैं बघेल राजवंश के सभी राजाओं में सबसे प्रतापी राजा थे। और आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से 3 राजाओं की ही बात करने वाले हैं। वीर सिंह देव, उनके पुत्र वीरभानु और फिर उनके पुत्र राजा रामचंद्र जी के बारे में। वीर सिंह देव का शासनकाल सन 15 से 1535 है। आपको याद आ रहा होगा 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में मुगलिया सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1226 के पानीपत के युद्ध में तो वीर सिंह देव ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन सन 1227 में जब राणा सांगा से खानवा का युद्ध हुआ, उस खानवा के युद्ध में वीर सिंह देव ने राणा सांगा की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी, किंतु राणा सांगा की हार होती है और वीर सिंह देव इसी में अपनी भलाई समझते हैं कि वो बाबर से मित्रता कर लें और इस तरह राणा सांगा तो हार जाते हैं, लेकिन वीर सिंह देव और बाबर के बीच में मित्रता हो जाती है। ये मित्रता संपूर्ण मुगल काल तक चलती रहेगी। इसके पहले एक छोटी सी घटना और हुई थी। आप गोंड राजा संग्राम शाह के बारे में जरूर सुने होंगे, जिनकी पुत्र वधु रानी दुर्गावती बहुत फेमस है। संग्राम शाह भी वीर सिंह देव के ही अधीन उनके दरबार में काम किया करते थे और संग्राम शाह ने जब अपने पिता अर्जुन दास की हत्या करके गढ़ा पर राज्य अपना कायम किया था, तो वीर सिंह देव संग्राम शाह को इस बात का दंड देने के लिए, पितृ हत्या का दंड देने के लिए गढ़ा गए थे। गढ़ा में उन्होंने कब्जा कर लिया था। संग्राम शाह, जिनका की मूल नाम आमहण दास था, उन्होंने जब वीर सिंह देव से इस संबंध में अपनी क्षमा याचना की तो ये राज्य उनको वापस दे दिया गया था। संग्राम शाह और उनके वंशज गोंड राजाओं के बघेल राजाओं से उसके बाद से सदैव मित्रता के संबंध रहे और इन दोनों परिवारों के बीच में वैवाहिक संबंध भी समय समय पर कायम हुए और इस तरह बघेल खंड के बघेल राजाओं और पड़ोसी गोंड राजाओं के बीच में सदैव मित्रता का संबंध हम आगे देखेंगे कि बना रहेगा। बाबर ने स्वयं वीर सिंह को भारत के 3 सबसे शक्तिशाली राजाओं में माना है और ये बात बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं उल्लेखित की है। आइए वीर सिंह देव के बाद कहानी आगे लेकर के चलते हैं। हम पहुंचते हैं सन 1530 के दशक में। सन 1530 के दशक में 3 महत्वपूर्ण शासक भारत पर कायम होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सन 1530 में हुमायूं का राज तिलक होता है। यहाँ कहोरा में वीरभानु सन 1530 इनका राज तिलक होता है, ये राजा बनते हैं और शेरशाह सूरी सन 1537 में सासाराम में सूरवंश की स्थापना करता है। यदि आप नक्शे में इस चीज को देखना चाहेंगे तो यहाँ कहोरा में बघेल राजा वीरभानु, यहाँ दिल्ली में मुगल बादशाह हुमायूं और ये यहाँ पे सासाराम है बिहार में, यहाँ सूरवंश की स्थापना शेरशाह सूरी करता है, जो बहुत शीघ्र ही संपूर्ण उत्तर भारत पर कब्जा कर लेने वाला है। यहाँ भी अभी आपको सूरवंश और बघेल वंश के बीच में आगे युद्ध होता हुआ दिखाई देगा, जिसका की मूल कारण मुगल बादशाहों से बघेलों की मित्रता रहा है। आपको शायद पता होगा, हुमायूं जिनके बारे में कहते हैं कि वो बिना सल्तनत के बादशाह थे और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि लुढ़कते लुढ़कते उन्होंने शासन किया और लुढ़कते लुढ़कते ही सीढ़ियों से गिर करके मर गए। वो हुमायूं यहाँ कहोरा के राजा वीरभानु के अच्छे मित्र थे। यहाँ पर चौसा में जब पहली बार हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाएं आप आमने सामने आती हैं और हुमायूं बहुत बुरी तरह हार जाता है, तो भागते हुए हुमायूं की शेरशाह सूरी की सेनाएं पीछा करती हैं। ये देखिएगा, चौसा यहाँ पर है। यहां से भागते हुए हुमायूं यहाँ पहुंचते हैं
इसके नीचे ये वाला जो क्षेत्र है, ये बघेल राजा का क्षेत्र है। जब कहोरा के राजा वीरभानु को ये खबर मिलती है कि हुमायूं भागता हुआ इस तरफ आ रहा है और शेरशाह सूरी की सेनाएं उसका पीछा कर रही हैं, तो वीरभानु अपनी सेना लेकर के यहाँ प्रयागराज पहुंचते हैं, हुमायूं की रक्षा करते हैं, शेरशाह सूरी की सेनाओं को भगाते हैं और लगभग 1.5 महीने हुमायूं यहीं अरैल में, आप अगर प्रयागराज के बारे में जानते होंगे तो अरैल स्थान के बारे में जानते होंगे, हुमायूं अरैल में लगभग 1.5 माह तक वहां वीरभानु का मेहमान बनकर के रहा और फिर उसके बाद वापस दिल्ली चला गया। उसके बाद अगला युद्ध अगले साल फिर बिलग्राम में होता है, बिलग्राम अर्थात कन्नौज में शेरशाह सूरी और हुमायूं की एक बार फिर आमने सामने भिड़ंत होती है और इस युद्ध में भी वीरभानु ने हुमायूं की सहायता की। चूंकि बार बार बघेल राजा वीरभानु हुमायूं की सहायता कर रहे थे और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की कंक्लूसिव डिफीट होती है, अंततः हार जाता है और शेरशाह सूरी पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लेता है। इस बात का बदला लेने के लिए, इस बात का बदला लेने के लिए शेरशाह सूरी वीरभानु के पीछे पड़ जाता है। राजा वीरभानु जब ये जानते हैं, जब ये समझते हैं कि शेरशाह सूरी उन्हें किसी न किसी तरह गिरफ्तार करके और मार करके ही रहेगा और गहोरा चूंकि सुरक्षित गढ़ ही नहीं थी, सुरक्षित फोर्ट नहीं था, तो वो पड़ोस में उस समय कालिंजर में एक चंदेल राजा कीरत सिंह का शासन था। कालिंजर उस समय चंदेलों के कब्जे में था। तो वीरभानु जाकर के कालिंजर के किले में शरण ले लेते हैं। शेरशाह सूरी सन 1544 में कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लेता है। कालिंजर का दुर्ग भी लगभग एक अभेद्य दुर्ग है। इस दुर्ग पर कब्जा करना बहुत मुश्किल काम होता है। लगभग 6 महीने तक शेरशाह सूरी की सेनाएं कालिंजर को घेरे पड़ी रही। इस बीच शेरशाह सूरी को इस बात का ज्ञान था कि अन्य राजपूत राजा इन दोनों राजाओं की मदद के लिए, कीरत सिंह और वीरभानु की मदद के लिए कालिंजर आ सकते हैं। इसलिए अन्य राजपूत राजाओं को किसी दूसरे युद्ध में एंगेज रखने के दृष्टिकोण से उसने अपने बड़े बेटे आदिल खान को राजस्थान भेजा कि वहां छुटपुट लड़ाइयों में राजस्थान के राजाओं को व्यस्त रखा जाए और अपने छोटे बेटे जलाल खान को, जो आगे चल करके अगला सुल्तान इस्लाम शाह बनेगा, जलाल खान को उसने दक्षिण की तरफ भेजा ताकि यदि राजा भागना चाहे तो का रास्ता जलाल खान रोक सके। ये जो आप रीवा देख रहे हैं यहाँ पर, ये रीवा, जलाल खान अपनी सेनाओं के साथ इस जगह पर आता है। रीवा उस समय तक बघेल राजाओं की राजधानी नहीं है। रीवा एक छोटा मोटा गांव हुआ करता था उस जमाने में, तब शायद इसको रीमा कहा करते थे। यहाँ पर जहां बिछिया और बीहर नदी का संगम है, जहां पर वर्तमान में रीवा राजाओं का किला बना हुआ है, वहां पर इस्लाम शाह एक छोटी सी गढ़ी बनाता है। आपने देखा वो 6 महीने तक का घेरा है, तो इतने लंबे समय तक रहने के लिए जलाल खान को अपने लिए एक छोटी सी गढ़ी बनवाना पड़ा। वही गढ़ी वर्तमान रीवा के जो राजा हैं और वर्तमान जो रीवा राजाओं का किला है, उसकी मूल गढ़ी जलाल खान के द्वारा बनाई गई है। तो जलाल खान यहाँ पर लगभग 5-6 महीने युद्ध का अंत होने का इंतजार करता हुआ रहता है। वहां सन 1545 में अंततः शेरशाह सूरी जीत जाता है, लेकिन उसके जीतते जीतते शेरशाह सूरी अपने द्वारा दागे गए तोप के गोले से स्वयं घायल हो जाता है और इसी युद्ध में, कालिंजर के युद्ध में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु का समाचार सुनकर के उसके दोनों बेटे वापस कालिंजर की तरफ आते हैं, लेकिन चूंकि जलाल खान नजदीक थे इसलिए जलाल खान पहले पहुंच जाता है और वही अपने आप को अगला सुल्तान इस्लाम शाह घोषित कर देता है। इस्लाम शाह कीरत सिंह को पकड़ लेता है। कीरत सिंह, चंदेल राजा कीरत सिंह जो कि कालिंजर के राजा थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन वीरभानु वहां से भाग निकलते हैं सुरक्षित। और इसके बाद सूरवंश
डगमगाने लगता है। सन 1545 के बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद सूरवंश का इतिहास गौरवशाली नहीं रह गया। हुमायूं वापस कब्जा कर लेता है और हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर, आप जानते हैं कि वो लगभग संपूर्ण भारत पर दूर दक्षिण को छोड़ करके अपने जीवन काल में कब्जा कर चुका था। लेकिन बघेलों और मुगलों की ये मित्रता और बघेलों का ये एहसान कि उन्होंने 2 बार हुमायूं की जान बचाई, मुगलों के दिमाग में सदैव रहा और यही इन दोनों के बीच मित्रता का कारण रहा। ये थे वीरभान। वीरभानु तक अभी बघेलों की राजधानी गहोरा ही है और आप हमेशा याद रखें कि बघेलों की सबसे अधिक समय तक राजधानी गहोरा ही रहेगी। सन 1236 में गहोरा बघेलों की राजधानी बनी और सन 1564 में राजधानी आगे अब राजा रामचंद्र बांधवगढ़ लेकर के जाएंगे। आइए वीरभानु के पुत्र रामचंद्र के बारे में बात करें। बघेल राजाओं के बारे में यदि आपको बहुत कुछ जानकारी नहीं भी होगी तो आपने निश्चित रूप से राजा रामचंद्र के बारे में अवश्य सुना होगा। तानसेन जिनके दरबार में हुआ करते थे। यहाँ स्थानीय मीडिया में और यहाँ वहां की कहानियों में ये बात बहुत चलती है कि राजा रामचंद्र और अकबर दोनों गहरे मित्र थे और बचपन में दोनों साथ साथ खेले थे और यही उनकी मित्रता का आधार था। ये सारी कहानियां गलत हैं। राजा रामचंद्र और अकबर साथ साथ न खेले थे न पले बढ़े थे, दोनों दूर दूर थे और रामचंद्र और अकबर की पहली मुलाकात अकबर के बादशाह बन जाने के बाद आगरा में होती। तो आप इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास न करें। ये जो राजा रामचंद्र थे इन्होंने हुमायूं के पुत्र अकबर से अपनी मित्रता जारी रखी, लेकिन अकबर का जमाना आते आते मुगल बादशाह बहुत शक्तिशाली हो चुके थे और उत्तर भारत के वही राजा अपना राज्य कायम कर पाए थे जिन्होंने मुगल बादशाहों को अपने से श्रेष्ठ राजा बादशाह स्वीकार कर लिया था। बघेल राजाओं की स्थिति भी इससे ज्यादा भिन्न नहीं थी। ये बात दूसरी है कि बघेल राजाओं के ऊपर कभी भी मुगल राजवंश ने कर नहीं लगाया और जो प्रारंभिक बघेल राजा थे उन्होंने कभी भी मुगल दरबार के अधीन मनसबदारों का पद नहीं धारण किया। आपको अगर इतिहास की जानकारी होगी तो आप जानते होंगे कि राजस्थान के बहुत सारे राजा, इनफैक्ट बुंदेल राजा जो ओरछा के थे वो मुगल दरबार में मनसबदार का ओहदा धारण रखते थे। मनसबदार का मतलब हो गया कि वो मुगल दरबार में कर्मचारी हुआ करते थे। लेकिन न तो वीरभानु, न राजा रामचंद्र और न इनके कुछ पीढ़ियों के आगे तक के वंशज मुगल दरबार में मनसबदार बनेंगे। ये इस बात का सबूत है कि रीवा राज्य मुगलिया सल्तनत से स्वतंत्र स्थिति में अभी तक कायम है। राजा रामचंद्र के जमाने में सन 1562 में इन्होंने तानसेन को अकबर के द्वारा मांगे जाने पर अकबर के दरबार भेज दिया था। अकबर की राजधानी आगरा शिफ्ट हो चुकी थी और तानसेन राजा रामचंद्र के भेजे जाने पर आगरा चले गए थे। सुनते हैं कि तानसेन की डोली को राजा रामचंद्र ने स्वयं कंधा दिया था। सन 1563 में एक दुर्घटना हो गई। अकबर का एक विद्रोही सरदार था गाजी खान। गाजी खान ने जब अकबर से विद्रोह किया और अकबर ने उसको मृत्युदंड की सजा सुना दी तो गाजी खान आगरा से भाग करके गहोरा आ गया और गहोरा में उसने राजा रामचंद्र के दरबार में शरण ले ली। अकबर ने राजा रामचंद्र को संदेश भेजा कि गाजी खान को पकड़ करके उनके सुपुर्द कर दिया जाए। राजा रामचंद्र ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शरणागत को शरण से भगाने से मना कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप अकबर ने असफ खान के नेतृत्व में गहोरा पर आक्रमण करवा दिया। इस युद्ध में गाजी खान मर गया। बीरबल ने फिर समझौता कराया, अकबर की सेनाएं वापस चली गईं, गहोरा सुरक्षित रहा आया। लेकिन इस दुर्घटना और अकबर के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा रामचंद्र को ये बात समझ में आ गई कि गहोरा एक सुरक्षित राजधानी नहीं है। गहोरा आगरा से बहुत निकट थी और इसलिए
राजा रामचंद्र ने ये फैसला किया कि वो बघेल राजाओं की राजधानी सुरक्षित दुर्ग बांधवगढ़ हस्तांतरित करेंगे और इस बघेल राजाओं की राजधानी ये यहाँ गहोरा से बांधवगढ़ हस्तांतरित की गई और ये अब आगे बांधवगढ़ में ही रहने वाली है जब तक कि राजा विक्रमादित्य इसे रीवा हस्तांतरित नहीं कर। कालिंजर दुर्ग अब तक राजा रामचंद्र के कब्जे में आ चुका था, लेकिन राजा रामचंद्र ने अकबर की मांग पर कालिंजर चूंकि अभेद्य दुर्ग था और अकबर ये चाहता था कि उसके इर्द गिर्द का कोई भी राजा ऐसी स्थिति में न रहे कि उससे युद्ध लड़ने और उसको पराजित करने में उसे मुश्किल हो, तो युद्ध लड़े बगैर राजा रामचंद्र ने कालिंजर दुर्ग की चाबी अकबर को दे दी थी। इस तरह बघेल राजाओं के इस एपिसोड की कहानी समाप्त होती है। बघेलों की राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ हस्तांतरित हो गई सन 1564 में। इसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।